नमस्कार। आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ से हम व्याख्या करेंगे आप लोगों के लिए क्लास 10वीं सीबीएसई बोर्ड की एक कविता, जो हिंदी की एक कविता है और आपके पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित भी है। यह आपके पाठ्यपुस्तक की 5वीं कविता है, जिसमें 2 कविताएं हैं। एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। और ये दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावादी कवि रहे हैं। छायावाद चतुष्टय के एक प्रमुख स्तंभ ये हैं। और इनकी जो पहली कविता है उत्साह, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पहले बना दिया है, आपने शायद देखा भी होगा। और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां से आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था कि निराला जी एक छायावादी कवि थे। और आप छायावाद की एक विशेषता यह थी कि उस समय कविताओं के माध्यम से अंतर्मन की भावनाओं को बाहर की दुनिया के साथ सामंजस्य बैठाकर प्रस्तुत किया जाता था। तो इस कविता में भी इस तरह की बातें हम सहज रूप से देख पाएंगे। ठीक है, कविता की व्याख्या करने के ही समय इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं, मैं उसे भी पूर्ण रूप से आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आप केवल एक चीज की विचार कर लें कि यह पूरा का पूरा वीडियो आप देखेंगे, कहीं से स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो इसके बहुत सारे तथ्य हो सकता है आप छोड़ दें। ठीक है, इस कविता क्योंकि मैं आगे व्याख्या करूं, इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का अभी उसे सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखें, ताकि मैं अगली बार इससे भी अच्छे ढंग से आपके लिए पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आज इस कविता की व्याख्या मैं आप लोगों के लिए करूं। एक छोटी सी कविता है यह, लेकिन निराला जी के सुगढ़ शब्द और उसका प्रयोग बड़ा ही लालित्यपूर्ण ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है ना। इस कविता का छंद मुक्तक है। कविता में अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश एवं मानवीकरण जैसे अलंकारों का बहुत ही बेहतरीन ढंग से निराला जी ने प्रयोग किया है ना। कविता में संस्कृत निष्ठ तत्समक शब्दों का भी प्रयोग करने से वे नहीं चुके हैं। ठीक है, और जैसे कि पता ही है कि वे एक छायावादी कवि थे, तो सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक शब्दों का भी बहुत ही सहज ढंग से उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। यह कविता मुख्य रूप से लिखी गई है फागुन के ऊपर। फागुन हिंदी कैलेंडर का एक माह होता है, जिसमें होली आती है। फागुन पूर्णिमा में हम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व। और यह जो फागुन है ना, वस्तुतः ऋतु बसंत की एक तरीके से पूर्णता का प्रतीक है। ठंडी से जब पूरी प्रकृति कांप रही होती है, उस समय धीरे धीरे इस धरती की ऊष्मा बढ़ती है। लगता है कि एक नई शक्ति का संचार होने के लिए जा रहा है, और उस संचार के साथ बसंत का आगमन होता है। बसंत एक ऋतु है। बसंत को ऋतुराज कहा गया है, और इस ऋतुराज के आगमन के साथ इसका पूर्णता फाल्गुन मास के में होता है, होली के साथ। होली रंगों का त्यौहार है, तो वस्तुतः यह वसंत भी रंग को अपने अंदर में लपेटे हुए हमारे नीरस जिंदगी को, जो एक ठंडे से जकड़ रहा था,
उस समय आकर एक नव उत्साह का संचार कर जाता है। ठीक है, तो आइए निराला जी के शब्दों के साथ इस कविता को समझने का प्रयास करें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके शिल्प को भी और उनके बिंब को देखने का प्रयास करेंगे जो इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है। कविता के प्रारंभिक पंक्तियां में ही इन्होंने फागुन से हमारा परिचय कराया। फाल्गुन, जिसका कि अपभ्रंश या बोलचाल की भाषा में फागुन कहा जाता है, तो कह रहे हैं कि फागुन की जो आभा है, उसकी जो सुषमा है, उसकी जो सुंदरता है, सचमुच अट नहीं रही है, सट नहीं मतलब मैं समेटने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वो इतनी विपुल मात्रा में है, इतनी अधिक है कि वो हमारे बस की चीज नहीं है। फिर इन बाद के छंदों में हम देखेंगे कितना सुंदर मानवीकरण का प्रस्तुतिकरण किया है यहाँ पर निराला जी ने। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हटती नहीं है। कहीं सांस लेते हो, इन्होंने कहा बसंत के मेला में थोड़ी थोड़ी हवा की रफ्तार तेज सी हो जाती है। उस तेज हवा की रफ्तार का इन्होंने सांकेतिक रूप में प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि मालूम हो रहा है कि बसंत सांस ले रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण का सटीक प्रयोग, तो कहते हैं कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। साथ ही साथ यहाँ देख रहे हैं घर घर शब्दों का एक साथ प्रयोग, एक जगह पर लगातार प्रयोग, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यह। तो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं हटती नहीं है। घर में इतनी सुंदरता, इतनी सुवास, इतनी मादकता और खुशियां भर आती है कि मालूम ऐसा लगता है कि मुझे पर लग गए हो। पर का यहाँ पर दो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया है ना। पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। मुझे पर मतलब होता है पंख, पंख लगा देते हो। ऐसा होता है कि आसमान की ऊंचाई को छू लेने की एक नई कल्पनाओं का श्री गणेश हो जाता है, एक नई कल्पनाएं जागृत हो जाती हैं। लगता है कि हमारे शरीर में पंख लग गए हों और मैं आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए मचल उठता हूं। ऐसी कुछ भावनाएं कवि को यहाँ पर लग रही है। फिर कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। सुंदरता में इतने मदमस्त हो चुका हूं, क्योंकि बसंत के समय प्रकृति का नया श्रृंगार होता है। चहुं ओर नए नए कपोले खिलाते हैं, नई पत्तियां निकल आती है पेड़ों में, उन पत्तियों के साथ पुष्प भी प्रस्फुटित हो उठते हैं। तो यह सब देखकर सुंदरता आकर्षित करने लगती है और यह कवि कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इतना आकर्षण है इस प्रकृति की सुंदरता में कि अगर मैं चाहूं वहां से आंख हटाना तो संभव नहीं है, हटा ही नहीं पा रहा हूं। क्यों भाई? तो इसको और पूर्ण रूप से उद्घाटित कर रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी उर्मे माल, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, वस्तुतः पतझड़ के बाद ही तो बसंत आता है, और जब बसंत आता है तो नए नए पत्ते खिल उठते हैं, नए पत्ते निकल पड़ते हैं। और कैसे पत्ते होते हैं? कहीं हरी कहीं लाल, मतलब बहुरंगा होता है। अनेक रंगों का सम्मिश्रण ही तो बसंत है। हमारे जिंदगी में जो उदासी सी छाई होती है उसको फिर से रंगीन करने के लिए, उसमें एक नया रंग, नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार करने के लिए बसंत आता है। और कभी कह उठता है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, हाँ कहीं पड़ी उर्मे माल। यहां पर फिर एक मानवीकरण का प्रयोग मालूम पड़ता है कि वसंत ने क्या कर लिया है, गले में माला पहन रखी है। क्योंकि फूल खिल उठते हैं, उसकी मादकता चहुओर व्याप्त हो जाती है, तो लगता है कि बसंत ने अपने गले में पुष्पों की माल पहन रखी हो। मंद गंध पुष्प माल, क्या रिदमेटिक शब्दों का प्रयोग किया है, एकदम
ताल, एक तरह की संगीत में अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं गंध मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्री। शोभा के साथ श्री भी लगा है, श्री लक्ष्मी का पर्याय शब्द है। तो क्या कहा कि गंध मंद पुष्प और माल से पट जाती है क्या, शोभा श्री। शोभा रूपी लक्ष्मी पट जाती है। पट जाना एक मुहावरा है ना, कहते हैं ना कि चारों ओर सुंदरता पट गई, मतलब बिखर गई एकदम पूर्ण रूप से। तो पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। ठीक है, तो यह रही इस कविता की व्याख्या। इसके अंतर्गत आने वाले जो अलंकार हैं वह भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। और इस कविता के अर्थ को जान लेने के बाद इसके संबंध में, इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप उसे बिल्कुल सहज ढंग से हल कर पाएंगे। यदि प्रश्नोत्तर में कुछ भी आपको दिक्कतें आती हैं तो निसंदेह कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें। मैं आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर भी यहाँ से प्रेषित कर दूंगा। ठीक है, तो आज की व्याख्या इस कविता के साथ इतनी ही रही। जाते जाते फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नई कविताओं के साथ, कुछ नए व्याख्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।